दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं, जो मेंस आंसर राइटिंग का सिलसिला हमारा चल रहा है, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आज हम आपके सामने कर रहे हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने एक्सप्लेन किए थे। अच्छा रिस्पांस मिला आप लोग का, तो पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है। रिस्पांस अगर अच्छा मिलता है तो ये बात सत्य है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। आज हम 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन जो इसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए था। और जो 6 नंबर क्वेश्चन है, चूँकि 5 नंबर तक हम आपके सामने एक्सप्लेन कर चुके थे, ये क्वेश्चन मुझे कभी भी रिपीट होने का लग रहा है। पीसीएस में तो कभी भी रिपीट हो सकता है, और इतना ही नहीं, ये ऐसे में कभी भी आ सकता है। चूँकि आप क्वेश्चन देखेंगे मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास आप भी जानते होंगे कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मानव संसाधन विकास का मतलब क्या है? रोजगार, रोजगार संबंधित मुद्दा, मानव संसाधन विकास, कौशल डेवलपमेंट। अभी देखिए, अभी चुनाव का साल चल रहा है, चुनाव का सीजन चल रहा है ना। तो चुनाव के सीजन में अभी पॉलिटिकल पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर रही है, उसमें कह रहा है कि हम ये करेंगे, रोजगार के लिए ये करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो निरंतर इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है। हम क्वेश्चन की भाषा अलग हो सकती है, वो हम आपको बता देते हैं। और ये ऐसे के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस तरह के ऐसे आप अगर देखेंगे तो कई सारे ऐसे पीसीएस में पूछे गए हैं और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को आप ऐसे के हिसाब से भी, ऐसे के दृष्टिकोण से भी तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको तोड़ लेते हैं। कह रहा है कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना। तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। पहला सेगमेंट हमारा ये हो गया कि मानव संसाधन विकास, ठीक है। और आप देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जब रिपोर्ट भी आती है यूएनडीपी के द्वारा, तो भारत का रैंक थोड़ा नीचे चला जाता है। तो देश में काफ़ी सारा सवाल किया जाता है, एक बहस का केंद्र बन जाता है। तो ये हमेशा करंट में ही रहता है, तो रिपीट कभी भी हो सकता है। ठीक है, भारत की विकास प्रक्रिया में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक, तो भारत की विकास प्रक्रिया तीसरा, एक कठोर पक्ष रहा है। दैट मीन्स चौथा। ये कह रहा है, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि भारत की विकास प्रक्रिया की एक कठोर पक्ष। तो यहां पे क्या लिखा है ना, एक कठोर पक्ष रहा है। दैट मीन्स विकास की और सारे प्रक्रियाएं हैं। जैसे विकास की प्रक्रिया में पूंजी आएगा, इंडस्ट्री आएगा, लैंड, लेबर, और आज तो इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप आता है, स्किल डेवलपमेंट वहां पे एक है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक कठोर, यहां पे देखिए होगा क्या, जब आप समानतः आंसर लिखने बैठेंगे तो कभी कभी शब्द की बारीकी अगर नहीं पकड़ते तो पता चलता है जो पूछा गया वो ना लिख करके जो हम जान रहे हैं हम वो लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप ये गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है, मतलब एक पक्ष रहा है, ना कि सभी पक्ष है ये। ठीक है, ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। तो ऐसे उपाय सुझाइए, तो इसको हम मान लेते हैं चौथा, पांचवा सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। अब देखिए, यही क्वेश्चन अगर हो कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना, भारत की विकास प्रक्रिया का एक को हटा दे, एक को यहां से हटा दे, कठोर पक्ष रहा है, ऐसे उपाय सुझाइए। अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। हम आपको बताते हैं ना, कई क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि एक ही क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। समझ गए? यहां पर आपसे पूछ लिया कि ऐसे उपाय सुझाइए, और यहां पर अगर दे दे कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना, भारत के जगह लिख दे राज्यों। ठीक है, या लिख दे बिहार, बिहार पीसीएस में। उत्तर में लिख दे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या ये हो सकता है ना? बताइए कि मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना, बिहार राज्यों की विकास प्रक्रिया का एक पक्ष रहा है, ऐसे उपाय सुझाइए। क्वेश्चन पॉसिबल है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर आपका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। आंसर में काफी कुछ कॉमन होता है, लेकिन उससे अधिक डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल का डिफरेंस होता है। समझ गए? क्वेश्चन चेंज हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लगा दे, और यहीं पे अभी लिख दे, जैसे आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो मानव संसाधन विकास आत्मनिर्भर भारत की एक संकल्पना।
ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हो सकता है। तो हम क्या बताएं आपको कि क्वेश्चन आप पूरी तरह समझ गए कि यहाँ पे कुछ अलग आ सकता है, और या यहीं पे मानव संसाधन विकास प्रक्रिया भारत के पिछड़ेपन का एक कारण रहा है। जैसे यहाँ पे लिख दिया कि पर्याप्त ध्यान न दिया जाना, लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, जो हम स्वास्थ्य एजुकेशन पे पिछड़ जाते हैं गरीबी में, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जहाँ एक तरफ भारत, क्वेश्चन नहीं बन सकता, जहाँ एक तरफ भारत दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वहीं मानव विकास संसाधन कारण हम पिछड़े हुए राष्ट्रों की गिनती में आते हैं। कथन का आलोचना करें, व्याख्या करें, विश्लेषण करें, तो क्या हुआ, टॉपिक चेंज हो, टॉपिक लगभग सेम है लेकिन आंसर चेंज हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो हम फिर से आपसे बता रहे हैं कि आप इसी तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके नया नया क्वेश्चन बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसका आंसर क्रिएट कर लेंगे। नहीं तो आपको आंसर राइटिंग लिखने में बहुत समस्या आने वाली है। और फिर से हम बता दें कि आप फर्जी मॉडल उत्तर से सावधान रहेंगे। मुखर्जी नगर का जो फर्जी मॉडल उत्तर दिया जाता है उससे आप सावधान रहेंगे, या किसी भी संस्थान के द्वारा आप किसी भी शहर में रह रहे हैं तो फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। वो मॉडल उत्तर से कभी भी आंसर नहीं सीखा जाता है। आप डिस्कशन डिबेट करें, उससे आप आंसर सीखेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की हम भूमिका देखेंगे। आप समझिए कैसे ये क्वेश्चन रीशेप हो सकता है और फिर उसका आंसर कैसे रीशेप होगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन की भूमिका देखते हैं कि भूमिका में क्या लिखना था, बॉडी में क्या लिखना था, और निष्कर्ष में क्या लिखना था। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, उससे पहले, भूमिका से पहले, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन का 2 पार्ट है। अगर ऐसे देखें तो एक कहा है कि पक्ष रहा है, यहाँ तक देखिए, और अगर दूसरा पार्ट देखें, अगर हम 2 पार्ट में देखें तो ऐसे उपाय सुझाइए जो इस पर अपर्याप्तता को दूर करते हैं। तो आपसे कारण नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन आप देख, अगर हो सकता है यही क्वेश्चन ये दे दे कि मानव संसाधन विकास का अपर्याप्त होना, भारत में अपर्याप्त होना, कारणों की व्याख्या कीजिए, या किन कारणों से भारत में मानव संसाधन विकास का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। तो क्वेश्चन तो वहां पे देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे कारण नहीं पूछा गया। हम आपको ये इसलिए डिटेल में बता रहे हैं क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा मुश्किल से 150 शब्द। 150 शब्द में भूमिका और निष्कर्ष एग्जाम्पल को छोड़े, अगर आप क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे अधिक फोकस करेंगे तो सुझाव देने के लिए आपके पास स्पेस नहीं बचेगा। कई बार जब आंसर लोग लिखते हैं तो ये गलतियां होती है उनसे, तो यही होता है सावधानी। यहां पे देखिए क्वेश्चन का जो मुख्य फोकस है कि ऐसे उपाय सुझाइए, मतलब इस पार्ट पे आपको थोड़ा सा अधिक फोकस देना पड़ेगा, ना कि आप ये बताने लगे कि मानव संसाधन विकास का क्या कारण रहा है। ऐसी गलतियां होती है क्योंकि आपसे कारण नहीं पूछा गया, आपसे सुझाव पूछा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन 38 मार्क्स में होता, सपोज कीजिए बिहार के लिए, अगर यूपीएससी के लिए 20 मार्क्स में होता, यूपीपीसीएस के लिए भी और अधिक शब्दों में होता, तब आप कारण को 1, 2, 3, 4 पॉइंट में गिना सकते थे। लेकिन यहाँ पे 10 मार्क्स में यूपीएससी देके ये चैलेंज आपको दिया हुआ है कि आप क्वेश्चन के किस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। यदि आप पहला पार्ट पे ज़्यादा फोकस किए तो सेकेंड पार्ट जो इस पे मेन है उसमें आपके पास स्पेस नहीं बचेगा। तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। यही होता है मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, कि किस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस पार्ट को कितना वेटेज देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप समान वेटेज या पूछे गए प्रश्नों के अनुसार वेटेज नहीं दिए और आप जो जान रहे हैं वो चेप दिए, तो फिर बहुत मुश्किल आने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं भूमिका पे, और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के मेंस में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हम बहुत बेहतर तरीके से मेंस आंसर राइटिंग का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं भूमिका की, कि हमें भूमिका में क्या लेना चाहिए था। तो भूमिका आप देखिए क्वेश्चन किस पे सीमित है, क्वेश्चन मानव संसाधन विकास पे। क्वेश्चन की मेन फोकस में क्या, मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं मानव संसाधन विकास। अब यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आप रुक जाइए और बताइए कि भूमिका क्या लिखा जाना चाहिए था।
यहाँ पे भूमिका क्या लिखा जाएगा इसका, थोड़ा सोचिए, फिर तो हम बताते हैं। तो देखिए, अब मानव संसाधन का मतलब क्या, मानव अगर एक संसाधन के रूप में डेवलप हो तो क्या उसकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए थी, उसके पास स्वास्थ्य होना चाहिए था, उसका पोषण न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए था, उनके पास स्किल होना चाहिए था, तभी तो मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट होगा ना। यदि 69 के बीपीएससी में आप क्वेश्चन जाके देखेंगे, प्रीलिम्स में जो पूछा गया है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पीटी में वहाँ पूछा गया है, और पूछा गया कि मानव संसाधन की एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है। नहीं तो आप 69 के बीपीएससी मेंस में, सॉरी पीटी में देख लीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो क्या हो गया, आप हम कॉमन समझा रहे हैं कि शिक्षा होना चाहिए तो उसके पास स्वास्थ्य, पोषण और कौशल और रोजगार में भागीदारी, दैट मीन्स वो व्यक्ति मानव संसाधन है। तो मोटा मोटा आप समझ गए। तो आप इसको परिभाषा भाषा में आप लिख लीजिए, हम लिखाते हैं कि मानव संसाधन समाज में सभी लोगों ऑब्लिक वर्गों सभी लोगों, आप लोगों भी लिख सकते हैं या वर्गों भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप कोई भी लिख दीजिए, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। तो लिखिए, मानव संसाधन समाज में सभी लोगों वर्गों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं, ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहा जाता है। ठीक है, समाज के सभी लोगों के ज्ञान, कौशल, क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहा जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, एक दिन दो दिन में नहीं होता कौशल विकास, जानते हैं, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक होता है। ठीक है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समाज के सभी हितधारकों का सहयोग आवश्यक होता है। यह हो गया हमारा मानव संसाधन का भूमिका, आप समझ गए। ऐसे ही आपको यह हम भूमिका फिर आप क्या बताएं कि आप कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है उस अनुसार आप भूमिका सेट कर लेंगे। लेकिन आप कहीं भी इस क्वेश्चन का भूमिका किसी से पूछिएगा, एक बार जहां आप पढ़ रहे होंगे एक बार पूछिएगा उन टीचर से कि मानव संसाधन विकास की भूमिका हम क्या लिखें। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं, हम बॉडी की बात करते हैं, बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा जाएगा, फिर हमने कहा कि इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे उपाय सुझाइए उन पे ज़्यादा फोकस करना है। यदि ये क्वेश्चन 38 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे आप सबसे पहले पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में आप सबसे पहले किसको लेंगे, शिक्षा को ले लीजिए। ठीक है, दूसरा इसको फिर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है 3, 4, 5 लाइन में। लेकिन ये तब जब आपका शब्द अधिक हो, अधिक मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया हो, या क्वेश्चन का मेन रीजन यह हो कि मानव संसाधन अपर्याप्तता का भारत में क्या कारण रहा है, ये उस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपको ये बता रहे हैं कि इसको कैसे लिखना है, लिखना ही एक चुनौती है ना। तो ये जो आपको पॉइंट बता रहे हैं और एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ये जब आपके पास शब्द संख्या अधिक हो, शिक्षा, दूसरा आप लिख लीजिए स्वास्थ्य, फिर इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि क्यों कमी रहा है, तीसरा पोषण, चौथा स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल का अभाव, कौशल विकास या कौशल का अभाव, ये क्या है, ये सब कारण है जो इंडिया में समस्या है। अगला इसी में देखते हैं, रोजगार में कम भागीदारी, अगर रोजगार में भागीदारी होगा तो कौशल विकास होगा, रोजगार में कम भागीदारी। अगला पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत अभाव, ये सब कारण है। ठीक है, और इसी में आप देखिए जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारे बजट के अनुसार हम आपको यहाँ पे डाटा देना पड़ेगा कि एजुकेशन में हमारा जीडीपी का कितना % खर्च हो रहा है, हेल्थ में कितना खर्च हो रहा है। तो ये डाटा हम आपको इसलिए अभी नहीं दे रहे हैं कि आगे आप जो भी मेंस लिखेंगे, अगर यूपीएससी का भी मेंस लिखेंगे, सरकार जब बनेगी तो फिर फुल बजट आएगा जुलाई में, तो जो लेटेस्ट डाटा होगा आप वो ले लेंगे, नहीं तो फिर हम कराएंगे जब आ जाएगा बजट तो हम कराएंगे। ठीक है, यदि आप 24 का भी मेंस देंगे और बीपीएससीआर का मेंस देंगे तब तो नया साल का बजट आ जाएगा,
लेकिन हम इस बार की बात कर रहे हैं, तो इस बार का जब जुलाई में बजट आने दीजिए, जो सरकार फुल फ्लेजेड बजट, चूंकि इस बार अंतरिम बजट आई है इसलिए हम आपको कोई पुराना डाटा नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए ये है, तो आप लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सरकार कितना खर्च बजट का, हेल्थ पे कितना कम खर्चा कर रहा है, एजुकेशन कितना कम कर रहा है, एक्सप्लेन करेंगे इसको, तब उसे आप लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कारण। लेकिन इस क्वेश्चन के संदर्भ में जब हम इसको लिखेंगे तो इनको एक ही लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पेस बहुत कम है। तो आप कैसे लिखेंगे, अब हम वो बता रहे हैं कि मैंने आपको भूमिका लिखाया था, भूमिका आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और वहां से आप लिखना शुरू करेंगे कि भारत में मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और नीतिगत आदि का अभाव रहा है, जिनके कारण से या जिनके परिणाम स्वरूप या जिससे, जो भी शब्द आपको याद है, भारत में कौशल विकास का अभाव रहा है या मानव संसाधन विकास का अभाव रहा है। आप उनको एक ही पैराग्राफ में 3-4 लाइन में लिखेंगे, इसलिए कि चूंकि यहाँ पे शब्द सीमा कम है। अब आप सब हेडिंग बनाएंगे कि ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। तो अब आप यहाँ सब हेडिंग बनाइए उपाय, क्योंकि यहाँ पे आपसे उपाय पूछा गया है। अब उपाय में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, अब इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उपाय पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया गया है। आप देखिए, हम पहला एक्सप्लेन करते पिछले वाला पेज कि हमारे यहाँ एजुकेशन का अभाव रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है, ये एक कारण में आता है। ठीक है, इसके बाद हाँ, दूसरा जो है हमारा पोषण का अभाव है, हेल्थ न्यूट्रिशन, पोषण युक्त भोजन लोगों को नहीं मिल। आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट आते रहता है, यूएनडीपी का रिपोर्ट आते रहता है, आप उस सब का जिक्र कर सकते हैं। इसमें पोषण सुरक्षा का अभाव है हमारे यहाँ, हेल्थ का अभाव है। हमारी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी, आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले स्किल इंडिया कार्यक्रम चल रहा था, आजकल तो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ चल रहा है। तो जब पीछे वाले जो हमने पॉइंट बताया उसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब इन सब शब्दों का जिक्र वहां पे करेंगे। लेकिन अब उपाय की हम बात करते, उपाय क्या किया जाना चाहिए था, उपाय को हम बेहतर एक्सप्लेन करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमारा देखिए कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भारत सरकार ने बनाया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बनाया था, आप जानते हैं। यहाँ पे पहला लिखिए, हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं पीएम कौशल विकास योजना। ठीक है, अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे 3 लाइन, 4 लाइन, 2 लाइन, जितना आपको लगे। तो इसका एक हम डाटा आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये डाटा अभी चेंज होने वाला नहीं, इसलिए कि 1.4 यानी 1 करोड़ 40 लाख, अगर यहाँ हम देखें सीआर कर लीजिए, तो 1 करोड़ 40 लाख को ही अभी तक इसके तहत, ये दिसंबर 2023 का डाटा है, कि कौशल विकास हुआ है मात्र इतने लोगों का। जबकि आप देखिए कौशल विकास योजना कितने दिनों से चल रही है, लगभग 7-8 साल से योजना चल रही है, और 1 करोड़ 40 लाख लोगों तक को ही कौशल प्रोवाइड किया गया है। तो इसको क्या करना है, इसको इन्हांस करने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को और अधिक पारदर्शिता, मजबूती के साथ इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए था, इसको बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए था। इसको आप एक्सप्लेन कर दिए, पहला पॉइंट समझ गए। ठीक इसी तरीका से दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, लैंगिक समानता। अब देखिए लैंगिक समानता एक बहुत महत्वपूर्ण है, अगर लैंगिक समानता नहीं होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि महिलाओं की जो कार्यबल में भागीदारी है वो मात्र 27% के आसपास है। ये डाटा थोड़ा बढ़ा है लेकिन अभी भी बहुत कम है। ठीक, आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि लैंगिक समानता पर, कौशल विकास के लिए लैंगिक समानता पर हमें विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए था, विशेष करके कार्यबल भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो लैंगिक समानता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा पॉइंट आप ये लिए, आप इसको एक्सप्लेन किए। तीसरा, अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो स्वास्थ्य एवं खुशहाली, इनको आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यूएनडीपी का जो रिपोर्ट आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी जारी करता है, तो उसमें क्या है, खुशहाली भी। तो ये इस पैरामीटर्स आप देखिए कि नीदरलैंड जो हमारा स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो काफ़ी आगे रहता है। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि स्वास्थ्य में और खुशहाली के साथ बजटीय आवंटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। आपने तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन किया। चौथा, इसी में पोषण सुरक्षा, इसी में अब हमें डालना है क्या, पोषण सुरक्षा। अब देखिए जो अभी हमारे यहाँ
प्रधानमंत्री अनाज योजना चल रहा है, जिसके तहत 5 केजी चावल और गेहूं फ्री में दिया जाता है, क्या उसमें पोषण के लिए कुछ दिया जाता है क्या? और आप देखिए कि भारत में रिपोर्ट आते रहता है अक्सर कि कितने % लोग अंडर न्यूट्रिशंस हैं। पोषण की सुरक्षा, लगभग एक रिपोर्ट आया था 70% लोग भारत में अंडर न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब उनको पोषक भोजन नहीं मिल रहा है। तो आप जिक्र करेंगे कि प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत पोषण युक्त भोजन को इसलिए सरकार, और इसमें आप एक एक्सप्लेन और कर देंगे कि दिया जाना चाहिए था, और सरकार मोटे अनाज पोषण को बढ़ावा देने हेतु मोटे अनाज पीएम श्री योजना का क्रियान्वयन किया है। इसको और अत्यधिक तीव्र गति से या निरंतरता के साथ पारदर्शी तरीके से, समझ गए? आप तीसरे पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, पोषण सुरक्षा। चौथा पॉइंट आप देखिए, अभी आप जो हमने नीतिगत बताया था, नीतिगत समस्या है, तो प्रभावी मानव विकास नीति, ठीक है, प्रभावी होना चाहिए, तो वो मानव विकास नीति की पॉलिसी स्पष्ट होना चाहिए था कि हमारे यहाँ पॉलिसी कमी है, तो पॉलिसी स्पष्ट होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा आया, तो एजुकेशन पॉलिसी में इन पे अत्यधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक देखिए, हमारे सरकार जो स्टार्टिंग में ये सवाल 2-3 साल पहले ही पूछा था कि भारत में अगर देखेंगे तो आप ऐसे पूछा था कि नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी। तो मैंने कहा ना, इससे ऐसे और मेंस में लगातार सवाल पूछ रहा है, तो आप प्रभावी मानव विकास नीति की आवश्यकता है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगला आप पॉइंट ले लीजिए। अब हम क्या बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, लेकिन यदि आप ऐसे लिखेंगे या ये अगर 38 मार्क्स में या 20 मार्क्स में पूछ लिया, तो फिर आप पॉइंट कहाँ से लाएंगे? तो हम उनके लिए आपको ये पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सिर्फ सरकार अकेले तो नहीं कर सकती है ना, तो सरकार और उद्योग की भागीदारी, ठीक है, विकास हमने नीति बना लिया। अब क्या करना है, सरकार प्लस उद्योग, ये दोनों मिलकर ही तो डेवलपमेंट कर सकता है ना। तो जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उनको किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप करना चाहिए था कि यहाँ पे लड़का एजुकेशन ले रहा है और इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकल कर रहा है। तो आप इसको फिर एक्सप्लेन कर लेंगे कि सरकार और उद्योग को मिलकर आपस में इसके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाना चाहिए था, ठीक। अगला ले लीजिए, इसमें हमें एनजीओ, सिविल सेवा, सिविल सोसाइटी आदि इनकी भूमिका का भी योगदान लेना चाहिए था। अब देखिए, बहुत सारे एनजीओ हैं जो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, तो सिर्फ सरकार नहीं कर सकती है ना। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि ऐसे उपाय सुझाइए जो अपर्याप्तता को दूर कर सके। तो हमें एनजीओ और प्लस सिविल सोसाइटी की भूमिका इसके डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए था, लिया जाना चाहिए था, ठीक। अगला देखिए, कुछ दिन पहले एक आरबीआई की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट को हम आपको जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसमें क्या आया था, तो केंद्र सरकार के स्तर पे तो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है। इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, आप ये बताइए कि किस राज्य सरकार का ये डाटा आता है और किस राज्य सरकार के पास इस तरह का स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम योजना चल रहा है। आप बिहार देखेंगे तो बिहार में क्या चल रहा है, 7 निश्चय। यूपी में तो इस तरह का कोई व्यापक स्तर पर योजना भी नहीं चल रही है। तो केंद्र, अब देखिए हमने क्या किया, पहले केंद्र के स्तर पे एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उद्योग का सहयोग लिया। अब केंद्र और राज्यों के बीच में भी सहयोग होना चाहिए था, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक। अब इस पॉइंट का आप एक्सप्लेन करेंगे, केंद्र और राज्यों के बीच। तो इसमें आप लिखेंगे इस पॉइंट को कि आरबीआई ने एक्सप्लेन किया था, आरबीआई ने राज्यों से डाटा मांगा था। अधिकांश राज्य, मात्र 11 स्टेट डाटा दे पाए थे, और अधिकांश राज्यों के पास तो डाटा ही नहीं था स्किल डेवलपमेंट का, कि स्किल डेवलपमेंट पे वो कितना खर्च करता है अपने बजटीय आवंटन का, और कितने % लोगों को या कितने लोगों को प्रति साल वो स्किल करता है। अधिकांश राज्य बोला हमारे पास डाटा ही नहीं है। तो आप इस समस्या को लिखें, केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच, सरकारों के बीच एक बेहतर समन्वय सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए था। आरबीआई की रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख था या उल्लेख है कि अधिकांश राज्यों के पास स्किल डेवलपमेंट का डाटा ही नहीं है, जिससे एक प्रभावी मानव विकास नीति बनाने में असमर्थता या असहयोग उत्पन्न हो रहा है। तो दोनों सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि मिलकर पारदर्शी तरीके से डाटा को संग्रहित किया जाए। समझ गए? आप इस पॉइंट एक्सप्लेन कर लेंगे। अगला देखिए, इसी में आरबीआई ने कहा था, एक रिपोर्ट आया था कि स्किल डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास के लिए
वित्तीय समावेशन बहुत अधिक जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? अब अगला पॉइंट लीजिए, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या है कि मतलब सबके अकाउंट में पैसा जाए। अब देखिए, वित्तीय समावेशन यदि होगा, आदमी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ेगा, सरकार की अगर हेल्प, सब्सिडी या योजनाएं उन तक पहुंचेगी, इनसे क्या होगा? इनसे ये होगा कि व्यक्ति को पोषण अधिक मिलेगा। अगर उनके पास योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, सरकार की सब्सिडी पहुंच रही है, तो जो पैसा वो किसी अन्य गतिविधि में खर्च कर रहा है, वो पैसा बचा के अपने पोषण पे खर्च कर सकता है, अपने हेल्थ पे खर्च कर सकता है, अपने एजुकेशन पे खर्च कर सकता है, सरकार के योजनाओं का लाभ ले सकता है। तो वित्तीय समावेशन इसलिए जरूरी है, समझ गए? क्योंकि आरबीआई की ही रिपोर्ट में कहा गया था कि मानव संसाधन विकास और वित्तीय समावेशन के बीच एक गहरा सा संबंध पाया गया है। तो आप इसको स्पष्ट तौर पे इसी तरीका से लिखेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए, यहां पे एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि ये ऐसे में बहुत अधिक काम देगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। आप इंटरव्यू में भी इस पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कभी क्या इन सब जो हमारे यहाँ चुनाव होता है, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या केंद्र का चुनाव हो, क्या चुनाव भी मुद्दे में ये प्रमुखता से उभर के आता है क्या? आप बताइए, किसने कौन सा बयान दिया धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, या अन्य चीजें जो होती है, भ्रष्टाचार, तो क्या इस तरह का जो मुद्दा है, ये बताइए, पॉलिटिकल पार्टी के घोषणा पत्र में या सोसाइटी में या इलेक्शन कैंपेन के दौरान व्यापक स्तर पर आता है क्या? बहुत सारे पत्रकारों को मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी स्किल डेवलपमेंट, ये तो कभी मुद्दा बनता ही नहीं है राजनीति में। वोटिंग पैटर्न को ये बेरोजगारी कभी प्रभावित करता ही नहीं है। ठीक है, तो आप इनको लिखेंगे कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्रों में राजनीतिक इच्छा शक्ति का इसका अभाव देखा जाता है कि चुनावी मुद्दे कभी ये बन ही नहीं पाता है, जिस कारण से या जिसके परिणाम स्वरूप सरकार इस पर व्यापक ध्यान नहीं देती है। इसी का ये परिणाम है कि हम कौशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होने के बाद भी मात्र 1,40,00,000 लोगों को प्रशिक्षण दे पाए हैं। और उसकी अगर कमियां बताएंगे तो उनकी अलग ही कमियां हैं। एक रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट में यह प्रकाशित हुआ था कि उसमें भी जो 1,40,00,000 लोग हैं, बोला कहीं सेमिनार बुलाया गया था और सेमिनार में कोई एक प्रोफेशनल आया, वो वहां पे क्या किया, डिस्कशन कर दिया, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा का लेक्चर दे दिया, और जब वो लोग बाहर निकलने लगे तो उनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप अगर कहीं पे जाते हैं कि प्रोग्राम सुनने के लिए, तो आप एंट्री कराते हैं, एंट्री भी होता है, नाम बताइए क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, तो उनके अनुसार उनको स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। ये इसकी अलग खामियां हैं। तो ये हम इसलिए बता दीजिए, जब आप ऐसे लिखेंगे तब आप इस तरह के पॉइंट को वहां पे डिटेल में लिखेंगे। और आप देखिए, मैंने इतना सारा आपको पॉइंट बता दिया, काफी सारा पॉइंट है इसमें, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे 10 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए आप उसे ले लीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ गए होंगे। अब बारी आती है निष्कर्ष की, कि निष्कर्ष में क्या लिखना है। तो आइए हम निष्कर्ष पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या लिखना है। और देखिए, इंटरव्यू सेक्शन में अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया तो सबसे पहला पॉइंट आप ये बताएंगे कि सर हमारे यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। क्योंकि देखिए, जो मुद्दा चुनावी बनता है ना, 5 केजी चावल और गेहूं चुनावी मुद्दा था, तो वो अभी भी चल रहा है। लेकिन पोषण यानी न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं पोषण सुरक्षा, वो चुनावी मुद्दा नहीं है। इसलिए काम सिर्फ चावल गेहूं पे चल रहा है। आप बताइए, न्यूट्रिशन के लिए जो अभी मोटे अनाज उत्पादन का शुरू किया गया है योजना, ये कितना लागू हो पाएगा? लेकिन अगर ऐसा चाहती तो सरकार उसमें अंडा की व्यवस्था कर सकती, दूध का व्यवस्था कर सकती थी कि लोगों को चलो फ्री में हम चावल गेहूं के साथ हम कुछ सब्सिडी भी देते हैं उस पोषण सुरक्षा के लिए। लेकिन पोषण सुरक्षा नहीं है, फ्री अनाज चुनाव। तो हमारे यहाँ जो चुनावी मुद्दा बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होता है। तो आप इसलिए इंटरव्यू में अगर आप बोलेंगे तो आप इस सेक्शन को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट हम आपको बता दिए हैं। अब निष्कर्ष बताइए, निष्कर्ष क्या लिखना है, बताइए निष्कर्ष, थोड़ा सोचिए आप लोग। तो क्या निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि यूएनडीपी के अनुसार, ये सुझाव ये हमारा है कि यूएनडीपी के अनुसार भारत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है। इन सभी उपयुक्त सुझावों को, सलाहों को आपको जो लिखना है
या उपयुक्त विश्लेषणों को सरकार को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए था, वह या साथ ही सभी हितधारकों का सहयोग लेना चाहिए। ठीक है, सभी हितधारक का मतलब क्या कि एनजीओ जो ऊपर में एक्सप्लेन किए हैं, तो हम क्या बताते हैं, निष्कर्ष क्या लिखते हैं, जो हम ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं उसी में से हम निष्कर्ष लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे सुझाव से पूछा गया है, तो आप ये या सुझाव है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि उपयुक्त दिए गए सभी सुझावों को पारदर्शी व सशक्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। बस ये हो गया आपका निष्कर्ष। और ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत उच्चतर श्रेणी के देशों में अपना स्थान स्थापित कर सके। ठीक है, उपर्युक्त बिंदुओं पर सरकार को व्यापक स्तर पे पारदर्शी तरीके से, सशक्त तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए था, लागू किया जाना चाहिए, ताकि यूएनडीपी द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रैंकिंग में हम उच्च देशों के श्रेणी में स्थापित कर सके या भारत को स्थापित कर सके। पूर्ण विराम। समझ गए आप? तो ये था हमारा पूरा का पूरा निष्कर्ष। तो उम्मीद करते हैं ये आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप हमसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ सकते हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।